और मेरे परम श्रद्धेय हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी, पूर्व सीएमओ हमारे बीच में शोभायमान हो रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपने विचारों से अभिभूत करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी, पूर्व सीएमओ। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को चरणों में उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा करुणा के सागर भगवान बुद्ध को भी उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ। वैसे मैंने 5-7 साल से भाषण देना बंद कर दिया है, क्योंकि शरीर में और न तो दम रही है बोलने की और याद भी बहुत कम रहता है। परंतु मैं जितनी भी जगह इस तरह के प्रोग्रामों में जाता हूँ, वहाँ ये देखता हूँ कि जैसे अभी आपने 10-12 कमेटियों का नाम लिया, वो कमेटियाँ आई, ये बड़ा अच्छा प्रयास था, परंतु लोग बोल करके अपनी बात रख के चले जाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आइए, समय दीजिए, आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो दूसरे की बात अवश्य सुनिए। अपनी बात क्या आपने कहा है, दूसरा क्या कहता है, उस पर विचार करिए कि भाई मैंने कहाँ पर कमी रखी है। हम लोग भाषणों में लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि आप ये करिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, पर आपको क्या करना चाहिए? आप कहते हैं एकता बनाए रखना चाहिए। क्या आप अपने पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जात या दूसरी जात के व्यक्तियों को बुला करके एक कप चाय पिलाई है? जो भी 10-20 आदमी रहते हैं, क्या आपने बुला के अपने घर पे कभी इकट्ठा किया है? जो दूसरों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाइए। पहले आप अपने को देखिए कि हम क्या करते हैं। दूसरा ये है कि लोग कहते हैं शिक्षित हो। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा अगर पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं या डॉक्टरी पढ़े हैं या IAS IPS हो गए हैं, वो दूसरी चीज़ों को ज्ञान नहीं दे पढ़ते हैं कि और भी क्या होना चाहिए, राजनीति क्या है, ये भी उनको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर है, उसको सभी रामायण भागवत सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो दूसरों को जवाब दे सकें। तो आप पढ़ाई करिए, चारों तरफ पढ़िए, एक ही चीज़ का ज्ञान न रखिए। राजनीति कर रहे हैं तो केवल राजनीति का ज्ञान न रखिए, दूसरे को कैसे डाउन करेंगे उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। लोगों कैसे इकट्ठा किया जाता है उसका भी ज्ञान रखना चाहिए। आप पिछड़े अलग अलग रहते हैं, देख लीजिए बाजार में जब जाते हैं कभी भी फल खरीदने के लिए, अगर फल के ठेले में गए, अंगूर का गुच्छा है वो आप लेना चाहेंगे, वो 50 रुपये किलो है उसी को लेंगे, लेकिन टूटे हुए अंगूर को जो 20 रुपये किलो है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी वक़्त नहीं है। टूटे हुए आदमी की इसी तरह से वक़्त नहीं है। अगर संगठित हो, एक पार्टी बनाई है तो आपकी वक़्त है, हर आदमी आपको पूछेगा, हर आदमी आपको खरीदेगा। अगर आप टूटे अंगूर की तरह हैं तो आपको कोई नहीं पूछता है। आप चाहे इतने बुद्धिमान हो, चाहे इतने बलशाली हो, आप बैठे रहिए। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में 100 आदमी आपसे जुड़े हैं तो आपको बीजेपी वाला ही पूछेगा, सपा वाला ही पूछेगा, कांग्रेस भी पूछेगा।
तो आपको संगठित होना है। संगठित होने के लिए कम से कम जो समाज में आपके पास रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भूल के नम्रता पूर्वक उनको बुला के चाय पिलाइए, कभी उनके घर जाइए, चाय पीजिए, बैठिए, उसके दम होगी तो आपको गुड़ खिलाएगा, चाय पिलाएगा, दम नहीं होगी तो खाली पानी पिलाएगा। लेकिन बैठो, उसकी बात सुनो, उससे बात करो, उसके दुख सुख में सहयोग करो। मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ कि लोग डायरेक्शन दे के चले जाते हैं, काम क्या करना है ये कोई नहीं बताता। कई दलों के नेताओं ने यहाँ भी भाषण दिया कि हाँ वोट की वो हो रही है, सर्वे हो रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है कम से कम उनका वोटर का वो करिए। भाई हमारे मोहल्ले में 10 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, उनके फार्म दिलवाइए, उनके फार्म भर के जमा करवाइए, आगे जिनके फार्म नहीं भरे उनके फार्म भरवाइए। कुछ वो काम करिए जिससे आपको समाज में ताकत मिले। खाली डायरेक्शन मत दीजिए, समाज में डायरेक्शन देने वाले बहुत लोग हैं। आप काम करिए सारे। शिक्षा होनी चाहिए। इतना बड़े बड़े अमीर यहाँ IAS रिटायर्ड जजेज हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ जाइए तो वो चंदा नहीं देंगे। वो कहेंगे मैं बहुत चंदा देता हूँ। कितना चंदा देते हैं? 100 रुपया। कमाते कितना है? 1 करोड़। कोई अफसर है वो 3 लाख सैलरी पाता है, चंदा लेने गए, उन्होंने कहा मैं बहुत सी संस्थाओं को चंदा देता हूँ। चंदा कितना देता है? 100 रुपया। हमने देखा मुस्लिम भाइयों को, हमने देखा पंजाबियों को, वो चाहे इतना काम करें, चाहे इतना गलत काम करें, 2 नंबर का काम करें, कुछ करें, पर अपने गुरुद्वारे में, अपनी मस्जिद में वो दान कस के देते हैं कि हाँ हमारा ये दान हमको देना है, पर हमारा आदमी दान नहीं देता। वो 3 जोड़ी सूट पहनेगा, अपने बीवी को हर साल नए नए हार ला के देगा, बीवी रोज साड़ी बदलेगी। इस कार्यक्रम में वो साड़ी पहनी थी, अब नहीं पहनेंगे। आदमी अगर कहीं जाएगा तो बीवी टेलीफोन करेगी कहाँ हो, 5 बजे का घर नहीं है। तो हमारे गांव समाज में जो लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं या वो पढ़ लिख कर MA हो गई, अपने आदमी को हिलने नहीं देती कि समाज में दूसरे के यहाँ जाए। दे टेलीफोन पर टेलीफोन, अगर वो आधे घंटे चला गया, लल्लू राम कल्लू राम क्या घर चले गए, तो वो टेलीफोन पर टेलीफोन मारती रहेगी। कहाँ रह गए? घर में काम कुछ नहीं, कहाँ रह गए, क्या कर रहे हैं? समाज को ढूंढने नहीं देगी, न तो वो खुद जाएगी, तुमको ले जाएगी कि वहाँ आज उसकी रामनवमी की पूजा है, वहाँ चलो प्रसाद ले आओ, मिठाई ले आओ। लेकिन अम्बेडकर जी दिवस है, उसमें मिठाई लेके नहीं आएगी, तुम्हारी डंडा किए रहेगी। तो वो जो हमारी पढ़ी लिखी संतानें हो रही हैं वो इस समाज से दूर हट रही है, उनके पास टाइम नहीं है। टाइम है बेकार के कामों में, जिनका कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर पर गेम खेलते रहेंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक कंप्यूटर। किसी के यहाँ जाओ मिलने, एक बच्चा मोबाइल लिए उधर बैठा है, बीवी मोबाइल लिए उधर बैठी है, साहब मोबाइल लिए उधर बैठे हैं। आपसे बात करें, नमस्ते भैया कैसे हो, फिर मोबाइल में देख रहे, हाँ भाई साहब क्या हाल चाल है, फिर मोबाइल देख रहे। ये समाज कहाँ जुड़ेगा? समाज को जोड़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। बच्चों को भी कार्यक्रम में लाइए, बैठाइए, सुने। वो मंदिर में जाओगे, रामनवमी में दशहरा मेला दिखाने जाओगे, लेकिन धम्म दिवस होगा उसमें नहीं जाओगे। तो चूँकि हमको बोलने का ऐसे टाइम पर दिया जब सब लोग चले गए, तो बात किसको कहा जाए? कम से कम लोग होते, महिलाएं होती, उनसे मैं कहता कि भैया अपने आदमी को कहीं अच्छे काम के लिए जाएं तो उनको बार बार मोबाइल न बुलाएं, उनको मौका दें, वो भाग नहीं जाएंगे। जो असली मर्द होगा वो बुढ़ापे तक साथ देगा, जो असली मर्द नहीं होगा वो तुम कितना टेलीफोन करो वो जाएगा। इसलिए
लोगों को जोड़ने के लिए औरतों, बच्चों को, सबको समाज में लाइए और बैठा के जोड़िए। हर आदमी से अनुरोध है कि अपने मोहल्ले में रहने वाले भाइयों को कभी कभार चाय पिलाइए, दूध खिलाइए, इकट्ठा करिए, समाज को जोड़ने की कोशिश करिए। और ये SIR का टाइम चल रहा है, जिनको लोगों को मालूम है कि कैसे फार्म भरे जाते हैं, वो लोगों के यहाँ जाके उनका फार्म भरवाएं, वोटर का बढ़वाएं, जिससे लोग अपना वोट का प्रयोग कर सकें और समाज में कुछ भलाई का काम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत इस उम्र में हम लोगों के बीच में हमें जागृत करने के लिए जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमें आपको सोचना चाहिए कि इस कहते हैं जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था माए, और भव सागर से तरुण को तरुण अवस्था आए। लोग कहते हैं अभी तो यार मैं पढ़ लिख रहा हूँ, तो जब उम्र जर्जर हो जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। इसलिए जो करना है आज ही करना और अभी करना है। इसके लिए हम नवयुवक लोगों से कहना चाहेंगे कि वो ऐसा करें। और विशेष हमारे अध्यक्ष जी से विशेष तरह से अनुमति लेने के बाद एक हमारे बीच में बहुत ही हमारे अजीज साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका नाम लेने से पहले ये बता दूं कि विशेष अनुमति लेने के बाद मैं उनका नाम यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। इसके बाद अध्यक्ष जी उद्बोधन होगा, फिर हम लोग अपने घर की ओर जाएंगे। तो अध्यक्ष जी उद्गारों से अभिभूत करें परम श्रद्धेय चंद्रनारायण मुकेश जी। करोड़ों करोड़ों सर्व समाज के मसीहा, नारियों और शोषितों के मुक्तदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व भारत रत्न, विश्व विख्यात विश्व रत्न और भारत के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ मैं गौरव प्राप्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी। इस उम्र में इनके पास एक जज्बा है, इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं। लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं मेरा तो रिटायरमेंट हो गया है, मैं जा रहा हूं कन्याकुमारी, मैं जा रहा हूं हरिद्वार, सरकार भी समझते हम किसी काबिल नहीं रह गए। अरे जरा सोचो, नाना राव पार्क में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप नंबर 1 में रहते हैं। आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को, जो यहां पर आकर के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा पाक साफ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारतीय संविधान अगर कोई देने वाला है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने, हमारी बहन जी ने भी कहा, हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते, निकालना चाहिए। अरे जो पर्दा होता है वो तो नजरों का होना चाहिए, अदब का पर्दा होना चाहिए, लेकिन हम लोग पर्दे में कब तक रखेंगे। आज नहीं तो कल देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हम अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकाल रहे हैं, हम संकोच कर रहे हैं। हमारी बेटी वहां नहीं जाएगी, हमारी बेटी राजनीति नहीं करेगी। अरे नहीं करेगी तो अभी तो यह दशा तुम्हारी है। आने वाले कल में जब तक अपनी तुम बहुओं को पर्दे के अंदर रखोगे और जब
वही लोग आगे बढ़ जाएंगे जिन्होंने घर से अपनी बहन बेटियों को निकाला है बाबा साहब के रास्ते पर। इसलिए उनको निकालो। अभी हमारा शोषण हो रहा मर्दों के द्वारा, कल ये महिलाएं हम सब पे शोषण करेंगी। जरा सोचिए आप लोगों ने, आज देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान ना लिखा होता तो ये कोट ना होता, ये पैंट ना होता, ना ही वोट होता। आज सुंदर सुंदर चेहरे जो बैठे हुए हैं, हमारी बहन कुर्सियों पर जो बैठी हुई हैं, अगर वो श्रेय जाता है, कोई देवी देवता भगवान नहीं, कोई अल्लाह ताला नहीं, केवल एक व्यक्ति ताला खोलने वाला है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है इस बात का, हमारी बहन जी की सरकार रही, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी लोग थे, हम लोगों का ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे दिया होता, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता, हर व्यक्ति के पास रोजगार होता। मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं देश का कानून मंत्री हूं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और यह कानून मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। उन्होंने कहा पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। जब सम्मान की बात आ गई, जो आज बाबा साहब को मत्थे में लेकर के चल रहे हैं, कल वो बाबा साहब के मत्थे को फोड़ने पे लगे हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पुरुषों के बराबर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। उसी का नतीजा है आज हमारी बहन कुर्सियों पर बैठी। उसी का नतीजा है दिवंगत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसी का नतीजा है चाहे वो उमा भारती हो, चाहे बहन मायावती जी हो, इस भारत के महापुरुष ने हिंदू कोड बिल पेश करके हम लोगों को जो है सम्मान देने का काम किया है। हमारी बहन बेटियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अरे तुम हनुमान चालीसा मत पढ़ो, बाबा साहब का संविधान पढ़ लो, तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ आ जाएगा। हटाओ। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे लंदन, अमेरिका, जापान में पढ़ रहे हैं और हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। शर्म नहीं आती पढ़ने में। मैं ज्यादा न बोल के तमाम वक्तागण हैं, बस एक शब्द में कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा गा करके। अगर भीम बाबा का कहा मान जाते, खुदा की कसम हम गुलामी ना करते। अगर भीम बाबा का कहा मान जाते, खुदा की कसम हम गुलामी ना करते। नन्हे मुन्ने बच्चों को सब लोग पढ़ाते, खुदा की कसम हम गुलामी न करते। अगर भीम बाबा का कहा मान जाते, खुदा की कसम हम गुलामी न करते। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महफिल में आके
चार चांद लगा दिया और जोश भर दिया। मैं अंतिम क्षण में अपनी कि लोग हर मंजिल को मुकाम समझते हैं, लोग हर मंजिल को मुकाम समझते हैं, हम हर मुश्किलों को मंजिल समझते हैं, हम हर मुश्किलों को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है हम में और उनमें। लोग जिंदगी को दर्द और हम दर्द को जिंदगी समझते हैं। लोग जिंदगी को दर्द और हम जिंदगी को दर्द समझते हैं, और हम दर्द को जिंदगी समझते हैं, हम दर्द को जिंदगी समझते हैं। साथियों, आज की मैं अध्यक्ष जी ने अनुमति, चूंकि कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर था, हमारे बीच में अतिथि सही मायने में वही है जिसकी हमारे पास सूचना नहीं होती, और ऐसे में आ जाए तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनको स्थान दें। तो जोरदार तालियों से हमारे बीच में चौधरी कप्तान सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा से उपस्थित हैं। मैं उनको सम्मानित करने के लिए पुष्पमाला पहनाकर सम्मान करें हमारी कमेटी, और इसके बाद में वो अपने भारत में संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मैं चरणों में नमन करते हुए आज की इस सम्मेलन या आयोजन के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप सभी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 85 में हम सब हैं और हम पर राज कर रहा है 15। ये हम सबको इस पर विचार करना होगा, और जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन नौजवानों से हम लोगों को पूर्ण आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें कि हम 85 हैं, लेकिन हम गुलाम किसके हैं? 15 के। इस पर विचार कीजिए, और अगर इस पर विचार नहीं करोगे तो फिर इसी तरह से हम लोग बने रहेंगे पिछड़े। हम लोगों को दुर्भाग्य ये भी रहा कि जब हमें कभी मौका मिला, बहन मायावती जी रही, फिर मुलायम जी रहे, अखिलेश जी रहे, लेकिन इन्होंने कुछ सोचा भी, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज ये बहुत कुछ सुधार हो गया होता। अतः मैं तो नौजवानों से यही अपील करूंगा कि हम लोगों का तो जमाना बीत गया है, आप लोग इसको देखें और समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमको बाबा जी ने संविधान दिया था
उसको भी लोग नहीं मानते, उसको भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस पर भी हमें बहुत ध्यान करना है और हमें इस पर जो है इसकी रक्षा करनी है। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, इसको हम लोग बचा के रखेंगे। यही हमारा अधिकार है, संविधान से हमको सब कुछ मिल रहा है। अतः मैं सभी का सम्मान करते हुए और सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भीम। हमारे बीच में जिनका बेसब्री से इंतजार था, आज के मुख्य प्रबोधनकार परम श्रद्धेय डॉक्टर परम श्रद्धेय आर.सी. धीमान साहब जी, जो लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे है, विशेष कार्य से एक मीटिंग से छूट के अभी आ पाए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सारा जो हमारा ये कार्यक्रम है उन्हीं पे केंद्रित था। क्योंकि आज संविधान के बारे में हमें जानकारी भी लेनी थी और जितने अच्छे से प्रोफेसर साहब हमें समझा सकते हैं, हो सकता है उन बारीकियों को हम लोग नहीं समझ पाते। वैसे फिलहाल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उनका प्रत्येक सोमवार को लगभग विगत 4-5 वर्षों से संविधान का जो वाचन हो रहा है, लोगों को निःशुल्क ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए हम सदैव आभारी रहते हैं। परम श्रद्धेय आर.सी. धीमान साहब, मैं बिना देरी के अनुरोध करूंगा कि अपने प्रबोधन में हमें संविधान के इस पर्व पर अभिभूत करें। और मैं आर.सी. जाटो साहब से निवेदन करूंगा कि माला फूल पहनाकर उनका स्वागत करें। सुरेंद्र जी और आर.सी. धीमान साहब। धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम मैं आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल के द्वारा आयोजित संविधान दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार जी और सहयोगी संगठन नई पहल समिति, पावर ऑफ अम्बेडकर, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ, रविदास समग्र एकता परिषद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक उत्थान समिति, स्वच्छकार कामगार यूनाइटेड फोरम, महामानव मिशन, जन चेतना नवयुवक सेवा समिति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच और सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने संविधान दिवस को मनाने का निर्णय लिया। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण और उनके साथ जो समितियां इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं, उन समस्त समितियों के पदाधिकारीगण, आप सभी उपासक उपासिकाओं और भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि आज मुझे इस संविधान दिवस पर विचार रखने का आप लोगों ने अवसर दिया है, मैं आर.सी. धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर
PSSD कॉलेज कानपुर आप लोगों के बीच में थोड़ा विलम्ब से आया, क्योंकि आज कॉलेज के अंदर एक मानवाधिकार जो है टीम आई थी और उसके द्वारा जांच की जा रही थी। तो मैं क्षेत्रीय अधिकारी के साथ उनको संतुष्ट करने में लगा हुआ था और जैसे ही वो कार्य पूर्ण हुआ मैं वहाँ से आप लोग के बीच में आया हूँ। तो मुझे जो देरी हुई उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। भारत के संविधान के संबंध में 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन 26 नवंबर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अभी 22 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती हुई और उसको बड़े धूमधाम से जो है देश के लोगों ने मनाया। और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हमारे देश के नागरिक जो है संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो संविधान दिवस को मनाने के पीछे जो प्रमुख कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कहने का मतलब है जो संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण में टीम वर्ग के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में काम कर रही थी, वह संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित किया। जब ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया तो इसके बाद हमारे अधिकार संविधान के द्वारा हमको प्राप्त हुए। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को बना ये और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ, इसलिए यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया पूरी तरीके से, इसलिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में जब हम देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जिस दिन संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ उस दिन को इग्नोर किया गया, उस दिन को ब्लैक आउट किया गया। 26 नवंबर को संघर्षों के बाद, विद्वानों के संघर्षों के बाद विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, कानून का दिन, लॉ डे। फिर उसके बाद ये संविधान दिवस के रूप में आया। संविधान दिवस के रूप में जब आया तो हम लोगों को संविधान दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ और इसको दो नाम से हम सम्मानित करते हैं। एक तो इसे हम संविधान दिवस कह सकते हैं, दूसरा संविधान सम्मान दिवस कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहिए ये हमें चुनने का अवसर है, क्योंकि
कुछ ऐसे अराजक तत्व उत्पन्न हो गए हैं जो संविधान को अपमानित करते हैं। तो हमें इसे संविधान सम्मान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास इत्यादि प्रदान करने के उद्देश्य से, भाईचारा लाने के उद्देश्य से इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन लोग? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। तो एक मुख्य बात है जिसके विषय में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम भारत के 1 अरब 44 करोड़ लोग हम भारत के लोग 1 अरब 44 करोड़ लोग अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में रहते हैं। सबकी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। कोई झांसी से बिलोंग करता है, पर्वतीय क्षेत्र है, कोई उत्तराखंड से बिलोंग करता है, कोई मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करता है। हम सबकी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। कोई गुजराती भाषा बोलता है, कोई पंजाबी भाषा बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई कंकड़ी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पाली भाषा बोलता है। हम सब लोगों की भाषा अलग अलग है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे रंग रूप अलग अलग है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। हमारी सामाजिक स्थितियां अलग हैं। हम समाज में 6743 जातियों में बटे होने के कारण भारत के नागरिक अलग अलग हैं। कोई जुलाहा है तो कोई कोरी है, तो कोई चमार है, कोई पासी है, कोई अहिर है, कोई गरड़िया है। हम सब अलग अलग हैं। हम सब भारत के 1 अरब 44 लोगों के धर्म भी अलग अलग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई जैनीज है, कोई पारसी है। हम सब लोगों की संस्कृतियां भी अलग अलग हैं। यानी कि हम भारत के लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग हैं और हमें एकता लाने के लिए सिर्फ एक चीज है जो हम लोग की समान है। वो क्या है? हमारा देश एक है। हम भारतीय हैं। सब लोग भारतीय हैं कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए आप क्या हो तो आप कहोगे हिंदू हैं, लेकिन हम देश पूछे तो कहोगे भारतीय हैं। हम आपसे पूछे आपका धर्म क्या है, कहें या हिंदू है या मुस्लिम है। आपकी पवित्र पुस्तक क्या है, कहेंगे कुरान है। वो कहेगा पारसी है। लेकिन हम सबका संविधान एक है। हम पूरे भारत के 1 अरब 44 करोड़ लोगों का संविधान एक है। हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी जातियां अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारे रंग रूप अलग हैं, हम भौगोलिक स्थिति में अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। हम भारत के लोगों में अगर एकता का कोई तत्व विद्यमान है
तो वो भारत का संविधान है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत के 1 अरब 44 करोड़ लोगों को एकजुट करता है। तो ऐसे संविधान के लिए जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। क्लियर हो गया? अब इस संविधान पर अगर कोई चोट करता है तो वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम करता है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड इन मैनी फैक्टर्स। हम ईंटों का ढेर है और सब अलग अलग है। हम ईंटों का ढेर हैं और सब अलग अलग हैं। अगर इन ईंटों को सीमेंट के रूप में एक के ऊपर एक रख के कोई जोड़ता है तो वो हमारा संविधान है। वो हमारा संविधान है। देश के एक एक नागरिक को ये बात बतानी है कि संविधान पे हमला राष्ट्र पे हमला है। हमारे धर्म अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, हमारे संप्रदाय अलग अलग है, हमारे पंथ अलग अलग हैं और इसी का फायदा विदेशी शक्तियां उठाती आई हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जाति के आधार पे लड़ाया, धर्म के आधार पे लड़ाया, भाषा के आधार पे लड़ाया, आपस में लड़ा करके एकता को कमजोर किया और भारत का आर्थिक शोषण किया। समझ रहे? आज भारत के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नाना प्रकार के आधार पर भारत की एकता को विखंडित करने के लिए अराजक तत्व काम कर रहे हैं। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसा राज्य जो शक्तिशाली हो, समाजवादी राज्य हो। समाजवादी का मतलब जिसमें अमीर भी सरवाइव करे और गरीब भी सरवाइव करे, पूंजीपतियों की भी फैक्ट्री हो, सरकार की भी फैक्ट्री हो। लेकिन आज सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति हो रही है? हर सरकारी चीज जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी व्यवस्था जो हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे, उस पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। समाजवादी सोच जो हम लोग चाहते थे संविधान बनाने के बाद लागू किया था, उस पे चोट हो रहा है। वी आर नॉट सोशलिस्ट एट दिस टाइम, है ना, कैपिटलिस्ट है। रिपब्लिक का मतलब कानून का राज, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। बट तानाशाही है, कानून को कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, उस पे झूठा चला के हमला किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? एक एडवोकेट के द्वारा। हमारे धर्म अलग अलग है, हमारी जातियां अलग अलग है, हमारी भाषा अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारे रंग रूप अलग हैं, हम भौगोलिक स्थिति में अलग हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। हम भारत के लोगों में अगर एकता का कोई तत्व विद्यमान है तो वो भारत का संविधान है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत के 1 अरब 44 करोड़ लोगों को एकजुट करता है। तो ऐसे संविधान के लिए जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, हमारा संविधान
अब इस संविधान पर अगर कोई चोट करता है तो वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम करता है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड इन मैनी फैक्टर्स। हम ईंटों का ढेर है और सब अलग अलग है। हम ईंटों का ढेर हैं और सब अलग अलग हैं। अगर इन ईंटों को सीमेंट के रूप में एक के ऊपर एक रख के कोई जोड़ता है तो वो हमारा संविधान है, वो हमारा संविधान है। देश के एक एक नागरिक को ये बात बतानी है कि संविधान पे हमला राष्ट्र पे हमला है। हमारे धर्म अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, हमारे संप्रदाय अलग अलग हैं, हमारे पंथ अलग अलग हैं, और इसी का फायदा विदेशी शक्तियां उठाती आई हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जाति के आधार पे लड़ाया, धर्म के आधार पे लड़ाया, भाषा के आधार पे लड़ाया, आपस में लड़ा करके एकता को कमजोर किया और भारत का आर्थिक शोषण किया। समझ रहे? आज भारत के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नाना प्रकार के आधार पर भारत की एकता को विखंडित करने के लिए अराजक तत्व काम कर रहे हैं। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसा राज्य जो शक्तिशाली हो, समाजवादी राज्य हो। समाजवादी का मतलब इसमें अमीर भी सरवाइव करे और गरीब भी सरवाइव करे, पूंजीपतियों की भी फैक्ट्री हो, सरकार की भी फैक्ट्री हो। लेकिन आज सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति हो रही है? हर सरकारी चीज जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी व्यवस्था जो हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे, उस पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। समाजवादी सोच जो हम लोग चाहते थे संविधान बनाने के बाद लागू किया था, उस पे चोट हो रहा है। वी आर नॉट सोशलिस्ट एट दिस टाइम, है ना, कैपिटलिस्ट है। रिपब्लिक का मतलब कानून का राज, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। बट तानाशाही है, कानून को कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, उस पे जूता चला के हमला किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? एक एडवोकेट के द्वारा। राज्य के ऊपर हमला है, कानून व्यवस्था पे हमला है। यू हैव टू थिंक, मल्टी डायमेंशन भारत के संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं जो समझने में आएंगे नहीं, क्योंकि हमले को समझने के लिए संविधान को समझना जरूरी है। और हमारे देश के लोगों को संविधान पता नहीं। जैसे कि पापा ने एक अलमारी में मान लो 2 करोड़ का हीरा रखा हुआ है और आप मांग के खा रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपकी अलमारी में हीरा है। तो संविधान में जो आपके अधिकार हैं वो आपको पता ही नहीं। जब तक उन अधिकारों का पता नहीं होगा, जब तक उन अधिकारों को जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दावा कैसे करेंगे कि ये इसमें हीरा है? और हम ऐसे ही जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे और कोसते रहेंगे, है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के विषय में क्या सोचते थे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में विगत करीब 4 वर्षों से मैं सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को 8 बजे संविधान के एक अनुच्छेद को निःशुल्क पढ़ाता हूँ जूम ऐप पर। जूम ऐप पे मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। 8 बजे जूम ऐप पर जो है आप लिंक हम
फेसबुक पे शेयर कर देते हैं और सारे ग्रुपों में भी शेयर होता है। सरोज जी भी जो है आपको दे देंगे। उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, जूम ऐप से आप चालू हो जाएंगे और 1 घंटे संविधान को निःशुल्क पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, लेकिन कानून की शिक्षा लेकर ही तो बाबा साहब ने कहा। और कानून की शिक्षा लेने के लिए वो ब्रिटेन गए थे और मैं जूम ऐप पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो तालियां होनी चाहिए ना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही एक ऐसा भारत के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 साल से देश के नागरिकों को संविधान की शिक्षा निःशुल्क दे रहा है। और मैं भी निःशुल्क ही पढ़ाता हूँ। मैं भी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से कुछ नहीं लेता। तो ये देश के नागरिकों के लिए अवसर है कि वो अपनी संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाएं और अज्ञानता को दूर करें, कि क्योंकि तथागत गौतम ने, बुद्ध ने भी तो कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी टार्च की रोशनी में आगे बढ़ो तो ठोकरें नहीं लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए धन्यवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को देना चाहिए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिंदाबाद के भी एक नारे लगने चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक जो है बात को कोड करके आप लोग का अधिक समय न लेते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की एक सुंदर सी परिभाषा दी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संबंध में क्या कहते हैं? संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है तथा न केवल वह उनकी स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है, बल्कि उन्हें परिसीमित करते हुए निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी है। अब ये परिभाषा में आप समझिए कि कुछ लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि भारत का संविधान तो इधर उधर से लेके बनाया गया, जोड़ा गया है, ये तो विदेशों से लिया गया है। तो बाबा साहब ने उसको उस परिभाषा में क्लियर कर दिया है कि इट इज मेड बाय आवर इंडियन पार्लियामेंट। इसलिए उन्होंने लिखा है भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे देश का है, मौलिक है। दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर जो है अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत। तो हम कहां से ले आएंगे आर्टिकल 17? ये तो भारत के देश के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छू जाता है तो अछूत हो जाता है। और उस छुआछूत को दूर करने के उद्देश्य से बाबा साहब ने आर्टिकल 17 जो है भारत के संविधान में रखा। जब पूरी दुनिया में कहीं छुआछूत है ही नहीं तो किस देश से ये आर्टिकल 17 लिया? बताओ, कहीं है छुआछूत? केवल भारत में है। दास प्रथा थी अमेरिका में, जिसे अब्राहम लिंकन ने समाप्त कर दिया, और भारत के अंदर छुआछूत को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समाप्त कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, पहला पॉइंट मैंने बाबा साहब की परिभाषा पर समझाया। दूसरा पॉइंट बाबा साहब कहते हैं यह राज्य के तीनों अंग, किसी भी देश के अंदर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए खास तौर से 3 अंग होते हैं। एक होती है न्यायपालिका, जिसका काम होता है निर्णय करना। दूसरा होती है विधायिका, जिसमें सांसद विधायक जीत के जाते हैं संसद। और तीसरा होती है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल शामिल होता है।
एग्जीक्यूटिव, ये तीनों अंगों को जन्म भारत का संविधान दे रहा है। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति, इनका स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज टेलिंग बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता रहा है संविधान की इन लोग का स्टेटस क्या है। ये कोई राजे महाराजे नहीं है, ये भी कानून के दायरे में आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ सरकारी कार्यालय का कर्मचारी हो, चपरासी हो, और चाहे भारत देश का राष्ट्रपति हो। ऑल आर इन द रूल ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ लॉ है। भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च कौन है? लॉ। और लॉ में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। तो नाज है हमें अपने ऐसे भारत के संविधान पे, जिसने भारत देश को संगठित रखा, भारत देश को संगठित रखा, हमारे देश को आज तक विदेशी शक्तियों से बचाया, आंतरिक अराजक तत्वों से बचाया, जबकि हम लोग के अंदर एक भी ऐसा तत्व नहीं विद्यमान है जो हमको एक करके रखे। धर्म अलग अलग, जाति अलग अलग, संस्कृति अलग, भौगोलिक स्थितियां अलग, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारा संविधान एक है। यही है महत्वपूर्ण बिंदु। तो तीनों अंगों की स्थिति एवं शक्तियों को भारत का संविधान स्पष्ट करता है। और ये जो तीन अंग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधिपति, इन तीनों को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रण में रखता है। आप नहीं रख पा रहे, आप नहीं रख पा रहे, आप नहीं रख पा रहे। संविधान इन तीनों को नियंत्रण में रखता है, इनकी शक्तियों को परिसीमित करता है, नियंत्रण में रखता है, परिसीमित करता है, और इन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी है। तो ऐसे बेहतरीन संविधान के लिए भाई जोरदार तालियां। लेकिन असली बात ये है, जो मुझे समझ में आई, आपको भी समझा दे रहा हूं, कि ये बात मैंने जाने आपको बता दी, आप भी समझ गए। लेकिन 26 नवंबर 1949 से लेके आज 26 नवंबर 2025 चल रहा है। अगर सरकार चाहती तो भारत के एक एक नागरिकों को संविधान की जानकारी हो जाती है ना, हो जाती, क्योंकि कुरान की जानकारी है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी आयतें पढ़ लेता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, अरबी जानता हो चाहे ना जानता हो, उर्दू जानता हो चाहे ना जानता हो, गुरु ग्रंथ साहब बाणी जानता है, नमो बुद्धाय जय भीम हम लोग बोल लेते हैं, इतना जानते हैं संविधान बाबा साहब ने बनाया। लेकिन रामचरित जानते हैं? जब एक अनपढ़ आदमी धार्मिक किताबों को समझ सकता है तो भारत के संविधान को क्यों नहीं समझता? सरल भाषा में समझाओ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, उसे समझ में आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीतिक सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में रही जिन्होंने कभी भी संविधान के विषय में आपको नहीं बताया। क्योंकि अगर वो बता देते कि 2 करोड़ के हीरे तुम्हारे यहाँ तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे पापा बाबा छोड़ गए हैं, तो तुम उनके यहाँ 100 रुपए में गुलामी क्यों करते? गुलाम को गुलाम बनाए रखने के लिए संविधान की शिक्षा से रोका जाए, कानून के राज की परिभाषा को समझने के लिए संविधान की शिक्षा को रोका जाए, कानून को रोका जाए। इसलिए आपको संविधान की शिक्षा
नहीं मिली। और धन्यवाद है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि वो ऑनलाइन जो है लोगों को शिक्षित करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक भी लीडर जो है गैर संवैधानिक स्पीच नहीं देते, उन पर कभी भी FIR नहीं होते, क्योंकि वो कानून को जानते हैं। तो बस इस अवसर पर इतनी ही बात कहूँगा, और कभी फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में आऊँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब सर एक बार अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद आप लोग जाइएगा। मैं बताते चलूं कि हमारे RC धीमान साहब हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संविधान बनाया गया है, जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली के चेयरमैन हैं। ये मान के चलिएगा ऐसे प्रबुद्ध लोग जो हमारे संविधान के विधिक जानकार हैं और वो हमारी संस्था का नियमावली बना रहे हैं, तो कहीं किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि स्थान ना दिया गया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस बात को समझें और आपके द्वारा संविधान का जो वाचन होता है प्रत्येक सोमवार को उसको आप करें। मैं एक बात कहते हुए अपने बीच में हमारे अध्यक्ष जी मेरे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिन्होंने इस पूरी महफिल को बड़ी मेहनत से सजोया और फिलहाल उन्होंने सबसे ज़्यादा समय भी दिया और इंतजार भी किया और इतनी उदारता दिखाई कि किसी भी वक्ता को ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से समय नहीं मिला। तो मैं बिना देरी के उनको बुलाना चाहूँगा। पहले बाबा साहब के लिए 2 पंक्तियाँ कहूँगा, फिर डॉक्टर साहब से अध्यक्ष। जब से आपको जाना है, जब से आपको जाना है, जब से आपको माना है, मेरी हर सफलता में आपका ही नाम आया है। दिल करता है चूम लूं, दिल करता है कि चूम लूं आपके चरणों को, ऐ मेरे मसीहा। क्या प्यारे से बाबा को, क्या प्यारे से बाबा साहब को सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है? क्या बाबा साहब को सिर्फ मेरे ही लिए बनाया है? ये निश्चित है कि इस मसीहा को ऊपर वाले ने हम मसीहा को बनाकर हमारे बहुजनों के लिए ही बनाया है। इसलिए जोरदार तालियां परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार साहब जी को, और जिनका बेसब्री से इंतजार तो वो अपने अध्यक्षीय उद्घोषण करें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज ये संविधान दिवस पर जो भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा एवं अन्य 10 संस्थाओं द्वारा ये एक कार्यक्रम रखा, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये कहना चाहते हैं कि भारत एक बाग है। इस बाग में तरह तरह की जाति, तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के क्षेत्र, तरह तरह के नस्लों का एक के लोग के फूल खिलते हैं। बहुत व्यापारी ऐसे हैं जो इन फूलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर बाबा साहब ने इन फूलों को एक डाली पर इकट्ठा करके और सजा करके एक सौंदर्य दिया है, उसका नाम है संविधान। ये बात सत्य है कि जब जब भेदभाव हुआ तब तब संभुक, कर्ण और एकलव्य पैदा हुए। जब जब जाति को सही ढंग से देखा गया और जाति का सम्मान किया गया, तब तक सबरी, निषाद और सुग्रीव पैदा हुए। भारत में 2 ग्रंथ हैं जो ये ग्रंथ ही यही बातें बताते हैं। इन 2 ग्रंथों से बढ़कर हमारा ग्रंथ है संविधान। हम इसी संविधान को एक बार कहते हैं, संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। किसी बात को, सही बात को कहने के लिए तेजी से बोलना जरूरी नहीं है, ये बात सही है। मगर मेरा ये कहना है कि ना जाति है, ना धर्म है,
सबसे ऊपर हमारा ये संविधान है। आज ये संविधान को हमारी आज की थीम है 2025 की, जो संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है लगातार, उसकी जो थीम है आज 26 नवंबर 2025 की, वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमें अपनी स्वाभिमान के लिए अपने संविधान की रक्षा करनी है और हमें हमेशा अपने संविधान में, संविधान का मतलब ये नहीं कि हम किसी से झगड़ा करते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं, वो हमारा संविधान है। संविधान एक देश को चलाने के लिए एक कानून है। कानून हर जगह है। हमारा छोटा सा एक सभासद होता है, ये भी सरकार है। एक नगर निगम होता है, ये भी सरकार है। एक प्रधान होता है, वो भी सरकार है। एक हमारा ये ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं, वो भी सरकार है। और जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, वो तीसरी सरकार है। हर गांव, हर जगह एक छोटी छोटी बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर हमारी सरकारों को चलाने की अनुमति दी है, हम इन सरकार को बनाए हुए इस संविधान को हम लोग हमेशा संविधान की रक्षा के लिए और संविधान के लिए काम करेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात है। वही चांद है, जिस चांद में लोग करवा चौथ का अर्घ रखकर व्रत हिंदू लोग रखते हैं, वही चांद का इस्लाम करके मुसलमान लोग अपनी ईद को खोलते हैं। ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना कोई संविधान है, ये ना चांद का संविधान है, ना सूर्य का है। इसीलिए कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। इसी के साथ ही मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत आमंत्रित करता हूं कि 6 दिसंबर 2025 को भी यहां पर एक बाबा साहब की पुण्यतिथि पर प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय संविधान।